Good afternoon, everyone. Thanks to Madhumay Educational and Research Foundation. Special thanks to नीरज जी एंड हिज टीम जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किया ताकि एकेडमिक सब्जेक्ट पे हम लोग बातचीत कर सकें। आज का विषय हमारा एक्शन रिसर्च है और एक्शन रिसर्च पे बातचीत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे कि लेवल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है। लेवल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च को लोग कई नाम से भी जानते हैं, जिसको फॉर्म ऑफ एजुकेशनल रिसर्च भी कहते हैं, कुछ लोग इसको काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ही बोलेंगे। लेवल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सॉरी बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है फंडामेंटल रिसर्च होता है। फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। दूसरा जो लेवल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च होता है उसको हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। और तीसरा जो लेवल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च होता है वो हमारा एक्शन रिसर्च होता है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में भी पहले जान लेते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और एक्शन रिसर्च देन हम लोग डिटेल से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च को हिंदी में हम लोग मूलभूत अनुसंधान कहते हैं। मूलभूत अनुसंधान को और नाम से भी जानते हैं, इसको शुद्ध अनुसंधान भी बोलते हैं। मूलभूत अनुसंधान बेसिकली वह अनुसंधान होता है जिसमें जो रिसर्चर होता है उस रिसर्चर का उद्देश्य केवल एक थ्योरी को इजाद करना होता है, एक थ्योरी विकसित करना होता है, एक एप्लीकेशन विकसित करना होता है। इस प्रकार के रिसर्च में रिसर्चर ये नहीं देखता है कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं या जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स से आम लोगों या किसी और बेनिफिट होगा। उसका जो उद्देश्य होता है वो केवल उद्देश्य ये होता है कि एक तरह से थ्योरी को विकसित कर दें, एक एप्लीकेशन को विकसित कर दें, एक जो है किसी भी एप्लीकेशन को विकसित करके उसका वो सोचता है इसका ये एक जो है बेसिक उसका नेचर होता है। फंडामेंटल मैक्सिमम जो हमारे साइंस के फील्ड में जो रिसर्च होते हैं वो रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च में ही आते हैं और इस तरह के जो अनुसंधान होते हैं वो मुख्यतः हमारे लेबोरेटरीज में किए जाते हैं, प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसमें परिस्थितियों को काफ़ी नियंत्रित करके ही हम अनुसंधान कार्य को करते हैं। जहाँ तक एजुकेशन के फील्ड में है तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जैसे जीन पियाजे का कार्य कारण संबंध है या बीएफ स्किनर का अभिक्रमित है, फ्लैंडर्स का कक्षा शिक्षण में व्यवहार है। ये जो अनुसंधान है ये हमारे फंडामेंटल रिसर्च है। दूसरा जो फॉर्म ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हिंदी में हम व्यवहित अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में अप्लाइड रिसर्च और मूलभूत अनुसंधान में बेसिक रूप से कोई बहुत अंतर नहीं होता है। बहुत सारी मूलभूत अनुसंधान से मिलती जुलती है। जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है वो उद्देश्यों को लेके होता है। जहाँ रिसर्चर अनुसंधान इसलिए करता है कि उसको एक थ्योरी डेवलप करनी है, एक सिद्धांत विकसित करना है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर यह भी देखने की जो भी हम थ्योरी विकसित कर रहे हैं, नई चीज ला रहे हैं, उसका आम लोगों पे या शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में उसका क्या प्रयोगात्मक रूप से उसका क्या व्यवहारिक रूप से क्या उसका उपयोग है। तो ये जो अप्लाइड रिसर्च है इस अप्लाइड रिसर्च में
जो बेसिक डिफरेंस करता है मूलभूत अनुसंधान से, वो ये करता है कि जहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर केवल एक थ्योरी को डेवलप करता है और उसका जो उद्देश्य होता है वो केवल एक ज्ञान देने की बात होती है, नॉलेज डेवलप करने की होती है। इसीलिए फंडामेंटल रिसर्च को कहते हैं कि नॉलेज फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए ज्ञान। लेकिन यही बात अप्लाइड रिसर्च में नहीं होती है। वो ज्ञान के साथ साथ यह भी देखने की कोशिश करता है कि जो भी चीज़ हम सामने ला रहे हैं उसका कितना उपयोग हो सकता है, कितना जो है सामान्यीकरण हो सकता है। तीसरी बात, जो अप्लाइड रिसर्च है, इस अप्लाइड रिसर्च में मुख्यतः एजुकेशन के फील्ड में जो रिसर्च होते हैं, जैसे हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जितने भी प्रकार के तकनीकें आती हैं, रिसर्च आते हैं, वो इसी अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा अभिक्रमित अधिगम है, आपका कक्षा शिक्षण में अंतःक्रिया है, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्यवेक्षण है, ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारे इन क्षेत्रों में जितने भी प्रकार के रिसर्च होते हैं वो रिसर्च हमारे अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। एजुकेशन के फील्ड में मैक्सिमम जो अनुसंधान होते हैं वो हमारे अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरी बात जो हमारी थी फॉर्म ऑफ एजुकेशनल रिसर्च को लेके, वो थी एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो अभ्यास करता होता है, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम किसी थ्योरी को डेवलप कर दें, किसी सिद्धांत को विकसित कर दें या कोई नया नॉलेज सामने ला दें। प्रैक्टिशनर्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जिस भी फील्ड में वो वर्क कर रहा है वो अपने कार्यों में उसमें सुधार लाए, या जो भी उससे रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे वो व्यवहारिक समस्या हो, चाहे उसके टीचिंग लर्निंग से संबंधित समस्या हो, या जो उसके दैनिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना ही एक्शन रिसर्च के अंतर्गत रिसर्चर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये जो तीनों फॉर्म है, इन तीनों फॉर्म में बेसिक डिफरेंस हमने अभी चर्चा किया। क्योंकि एक सीमित समय में हम लोगों को सारी बातें सामने रखनी है, इसलिए इस पर हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा जो मुख्य विषय है एक्शन रिसर्च, उस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। एक्शन रिसर्च बेसिकली जो ऐसा रिसर्च है, इस रिसर्च के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च है, इस तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हम पहले देख लेंगे, देन एक्शन रिसर्च के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जो पहली चीज़ आती है जिस पे हम तीनों फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में डिफरेंस देखेंगे, वो ये है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो समस्या का स्वरूप है, उस समस्या के स्वरूप को लेके तीनों प्रकार के जो अनुसंधान है या जो तीनों फॉर्म है, उस तीनों फॉर्म में क्या अंतर होता है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यदि फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो इसमें क्या होता है कि समस्या अत्यंत अमूर्त संबंधों को निरूपित करती है। इसमें प्रॉब्लम जो होती है वो केवल जो है अमूर्त संबंधों को निरूपित करती है। अप्लाइड में क्या होता है कि समस्या निरूपित संबंधों एवं सिद्धांतों का या नियमों का अध्ययन करने के साथ साथ वो यह भी देखने की कोशिश करती है कि किन परिस्थितियों में जो सिद्धांत आए हैं उनको लागू किया जाना है। इसलिए ये जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि फंडामेंटल रिसर्च केवल जो है अमूर्त संबंधों को देखने की कोशिश करता है, सत्यों को निकालने की कोशिश करता है, नए ज्ञान लाने की कोशिश करता है। और अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, वो यह भी देखने की कोशिश करता है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं, जो कंक्लूजन्स आए हैं, जो सिद्धांत आए हैं, इनको
जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हम किस प्रकार से इसको अपना सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं। जहाँ तक फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम की बात है एक्शन रिसर्च की, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो पूर्ण रूप से लोकल होती है, स्थानीय होती है, इंडिविजुअल होती है, और इसमें जो है न कोई नए ज्ञान को सामने लाने का प्रयास होता है, न ये देखने सामान्यीकरण का प्रयास होता है। इसमें केवल क्या होता है कि हम जो हमारी दैनिक समस्याएं हैं उस दैनिक समस्याओं में क्या हम सुधार कर सकते हैं या उसमें सुधार लाने का प्रयास होता है। दूसरा जो पॉइंट है गोल ऑफ इंक्वायरी, शोध के गंतव्य, मतलब ये है कि फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार लाना, ये होता है उसका उद्देश्य। नवीन सत्यों एवं सिद्धांतों को सामने लाना और उसका सामान्यीकरण करना। अप्लाइड रिसर्च में जो रिसर्चर का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो पूर्व में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनको किस प्रकार से हम अपनाएं या उनको अपनाने की क्या क्या संभावनाएं हैं, ये उद्देश्य होता है अप्लाइड रिसर्च के रिसर्चर की। एक्शन रिसर्च में जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम परिस्थितियों में सुधार लाएं और अभ्यासकर्ता की जो व्यावसायिक निपुणता है उसको बढ़ाना, इसका एक्शन रिसर्च का उद्देश्य होता है। इसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन, जिसको हिंदी में हम लोग शोध अभिकल्प कहते हैं। से थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं कि जो रिसर्च डिजाइन होती है वो एक प्रकार की ऐसी संरचना होती है जिसपे सारे जो भी हम शोध करने जा रहे हैं वो उस शोध का पूरा एक प्रकार का वो ढांचा होता है जिसके अंतर्गत हम रह के अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार का डिजाइन होता है जो हम शोध कार्य करने से पहले उसको निर्धारित कर लेते हैं कि हमें जो हमारा क्षेत्र है वो क्या है, हमें कितने समय में करना है, हमें किस किस तरह के उपकरण का प्रयोग करना है, हमें किस तरह से इसका डेटा कलेक्शन करना है, कौन कौन से टेक्निक्स को डेटा कलेक्शन के लिए अप्लाई करना है। डेटा कलेक्शन के बाद जो भी डेटा आता है उसके एनालिसिस के लिए किस प्रकार के तकनीक का उपयोग करना है, किस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करना है। इस प्रकार की एक रिसर्च से संबंधित है। इस शोध अभिकल्प के रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, एक संरचना तैयार कर लेते हैं। मुख्य बात यह है कि हमें ये देखना है डिजाइन है, इस रिसर्च डिजाइन में फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है, इन दोनों के रिसर्च डिजाइन में कोई अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों की रिसर्च डिजाइन होती है वो रिसर्च कार्य आरंभ करने से पूर्व हम तैयार कर लेते हैं और उसके आधार पे हम शोध कार्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के मतलब जो फंडामेंटल रिसर्च है और जो अप्लाइड रिसर्च है, दोनों प्रकार के रिसर्च में जो हमने पहले से डिजाइन तैयार कर रखी है, जो शोध अभिकल्प बना रखा है, उस शोध अभिकल्प में भविष्य में जाके किसी भी प्रकार की परिवर्तन करने की संभावना या गुंजाइश ना के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्च डिजाइन फंडामेंटल रिसर्च की होती है और अप्लाइड रिसर्च की होती है वो उसमें लचीलापन नहीं होता है, वो बड़े ही कठोरता के साथ उसको फॉलो किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। बट एक्शन रिसर्च में क्या होता है, चूँकि एक्शन रिसर्च की जो समस्याएं होती हैं वो स्थानीय होती हैं, लोकल होती हैं और जो अभ्यास करता है, रिसर्चर है, उसकी खुद की समस्या होती है। ये कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च में कि समस्या भी आपकी और समाधान भी आपका। तो इसलिए इसका जो रिसर्च डिज़ाइन बनता है,
जो शोध विकल्प बनता है वो बड़ा ही लचीला बनता है, उसमें लचीलापन होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसलिए और उसमें समय समय पे हम जाके स्थानीय जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें समय समय पे परिवर्तन करते रहते हैं। तो जो रिसर्च डिजाइन है, इस रिसर्च डिजाइन में तीनों प्रकार के शोध में बेसिक डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च के रिसर्च डिजाइन बहुत कठोरता के साथ उसको लागू किया जाता है और उसमें परिवर्तन करने की संभावना ना के बराबर होती है। बट एक्शन रिसर्च में अपने सुविधा अनुसार हम रिसर्च डिजाइन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल की है, जनसंख्या और न्यायादर्श की है। पॉपुलेशन, जनसंख्या वो होता है जिस जब हम अनुसंधान कार्य करते हैं तो जितने भी इकाइयों का चयन हम अनुसंधान कार्य के लिए करते हैं वो सारी इकाइयां हमारी पॉपुलेशन कहलाती हैं। सैंपल, न्यायादर्श वो होता है जो पॉपुलेशन की जो सभी इकाइयां हैं उन इकाइयों में से कुछ इकाइयों को जो पॉपुलेशन की प्रतिनिधित्वकारी होती हैं उन इकाइयों का जो चयन करते हैं अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, वो उनको हम सैंपल करते हैं। पॉपुलेशन अध्ययन के लिए समस्त इकाइयां हो गई और न्यायादर्श क्या हो गया कि उस समस्त इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन करना हमारा न्यायादर्श हो गया। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि बहुत सामान्य सा उदाहरण है कि जैसे हम पतीली में चावल पकाते हैं तो जो पतीली में जितने सारे चावल हैं वो हमारी क्या है, जनसंख्या है। और यदि उसमें से हम 2-3 चावल के दाने को निकाल के ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि चावल पका है कि नहीं पका है, तो जो 2-3 चावल के दाने पूरी पतीली के चावल के दानों से हम निकालते हैं वो हमारे क्या है, न्यायादर्श है। और उन 2-3 चावल के दाने के आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पूरी पतीली का चावल पका है या नहीं पका है। ठीक उसी प्रकार से रिसर्च में भी हम जो न्यायादर्श है उस न्यायादर्श के अध्ययन के आधार पे एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जो समस्त पॉपुलेशन के ऊपर उस निष्कर्ष को हम अप्लाई करते हैं। जो जहाँ तक डिफरेंस की बात है कि फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, तो फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च दोनों में हम अध्ययन करने के लिए जो पॉपुलेशन हम लेते हैं या जिन भी इकाइयों का चयन करते हैं वो उन इकाइयों से हम कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए लेते हैं और उन इकाइयों का अध्ययन करने के पश्चात ही हम एक निष्कर्ष पे पहुंचकर और समस्त इकाइयों के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाइड फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का वो साइज होता है, वो बड़ा साइज होता है, इसलिए उसमें से हम कुछ न्यायादर्श का चयन करके उनका अध्ययन करते हैं और उसके आधार पे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जहाँ हमारी एक्शन रिसर्च की बात है तो एक्शन रिसर्च में जो समस्त पॉपुलेशन है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एक्शन रिसर्च में पॉपुलेशन और सैंपल लगभग एक ही होता है। इसमें हम जो पॉपुलेशन लिए हैं उस पॉपुलेशन से न्यायादर्श का चयन नहीं करते हैं, सैंपल का चयन नहीं करते हैं कि हमें जो भी न्यायादर्श है जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से कुछ न्यायादर्श का चयन करके अध्ययन नहीं करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च में, क्रियात्मक अनुसंधान में पॉपुलेशन और सैंपल एक ही होता है, जनसंख्या और न्यायादर्श एक ही होता है। और यहाँ पे चूंकि समस्या स्थानीय होती है
और क्षेत्र भी जो उसका है वो लार्ज नहीं होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें सामान्यतः पॉपुलेशन और सिंपल अप्लाइड, फंडामेंटल और अप्लाइड की तरह समस्त इकाइयों से हम कुछ इकाइयों का चयन इसमें नहीं करते हैं। इसलिए एक्शन रिसर्च में न्यादर्श एक ही होता है। अब बात आती है हमारी जनरलाइजेशन की, सामान्यीकरण की। तो सामान्यीकरण में जो दोनों प्रकार के हमारी रिसर्च हैं, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, दोनों का उद्देश्य यही होता है कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो नए सिद्धांत सामने ला रहे हैं या जो भी निष्कर्ष हम प्राप्त कर रहे हैं, उसका सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाए। और जो छोटे समूह पे हमने अध्ययन किया है, उस छोटे समूह को बड़े छोटे समूह से संबंधित जो भी अध्ययन आए हैं, जो भी निष्कर्ष आए हैं, उसको बड़े समूह पे लागू किया जाए। मीन्स जो पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया था, जो समस्त इकाइयों से हमने जो कुछ इकाइयों का चयन किया था, उन कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पे उसको समस्त पॉपुलेशन के ऊपर उसको अप्लाई करें, उसको। ये दोनों प्रकार के जो उद्देश्य हैं, रिसर्च हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है सामान्यीकरण से संबंधित, वो ये होता है कि छोटे समूह पर अध्ययन करके और उसको हम बड़े समूह पर लागू करें, अप्लाई करें। लेकिन एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो अभ्यास करता होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो अपने कार्यों में सुधार लाए, अपने व्यवहार में जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें सुधार लाए। इसलिए यहाँ पे उसकी जो नज़र होती है, उसकी जो सोच होती है, उसका जो उद्देश्य होता है, वो सामान्यीकरण की तरफ नहीं जाता है। चूँकि उसकी समस्या व्यक्तिगत होती है और उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालें, उसमें सुधार लाएं, और जो हमारी व्यवहारिक समस्या है उस समस्या का कोई समाधान निकालें। तो इसलिए उसमें सामान्यीकरण की ऐसी कोई बात नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि एक्शन रिसर्च में सामान्यीकरण ना के बराबर होता है, वस्तुतः सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि सामान्यीकरण की बात हो रही है, तो एक बात का जिक्र करना बहुत आवश्यक है कि सामान्यीकरण दो तरह का होता है। एक लिटरल, जिसको हिंदी में पार्श्विक बोलते हैं, और दूसरा होता है वर्टिकल, जिसको हिंदी में उदग्र बोलते हैं। लिटरल में या पार्श्विक में हम क्या करते हैं कि जो उस समय हमारे पास उपलब्ध जनसंख्या है या पॉपुलेशन है, उसके ऊपर निष्कर्षों के आधार पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लिटरल जनरलाइजेशन में जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे पास पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के ऊपर जो कंक्लूजन आए हैं, उन कंक्लूजन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये लिटरल जनरलाइजेशन में होता है। बट जो हमारा वर्टिकल जनरलाइजेशन होता है, वर्टिकल जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे निष्कर्ष आते हैं, जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, उन फाइंडिंग्स को प्रेजेंट की पॉपुलेशन पे अप्लाई न करके भविष्य में आने वाले पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करने की बात सोचते हैं या अप्लाई करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लिटरल जनरलाइजेशन में और वर्टिकल जनरलाइजेशन में। सीमित शब्दों में ये कह सकते हैं कि लिटरल जनरलाइजेशन में प्रेजेंट की पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करने के बारे में सोचा जाता है, और वर्टिकल जनरलाइजेशन में भविष्य में जो आने वाली जनसंख्या है उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा कि
एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि सामान्यतः वर्टिकल जनरलाइजेशन ही होता है। एक तो जनरलाइजेशन एक्शन रिसर्च में होता नहीं है, लेकिन यदि जनरलाइजेशन करने की संभावना होती है तो वो वर्टिकल ही होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे कोई बीएड का टीचर एजुकेटर किसी टीचिंग मेथड को लेके उसके ऊपर एक्शन रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, तो उसने प्रेजेंट टाइम में किसी टीचिंग मेथड के ऊपर जो कार्य किया, क्लासरूम में उस मेथड को अप्लाई करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर उसने काम किया और उस प्रॉब्लम को दूर करने में उसने सफलता पाई और उसका इफेक्टिवली उसने जो है क्लासरूम में उपयोग किया। तो वो क्या कर सकता है कि जो अध्ययन उसने प्रेजेंट टाइम में किया, जो प्यूपिल टीचर्स इस टाइम में हैं उनके ऊपर किया, वो उसी टीचिंग मेथड को भविष्य में आने वाले जो प्यूपिल टीचर्स हैं, जो छात्र अध्यापक हैं या छात्र अध्यापिकाएं हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकता है या करेगा। तो ये हमारा वर्टिकल जनरलाइजेशन होता है जो एक्शन रिसर्च में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूजिंग रिसर्च रिजल्ट्स, जो हमारे अनुसंधान के परिणाम आते हैं, उन परिणामों का कैसे उपयोग करते हैं इन तीनों फॉर्म के ऊपर। फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में जो भी परिणाम आते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं, वो नॉलेज में वृद्धि के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए उपयोग किया जाता है। और दोनों में, फंडामेंटल में और अप्लाइड में, एक बेसिक डिफरेंस बस ये होता है कि अप्लाइड में यह भी देखने की कोशिश किया जाता है कि जो ये फाइंडिंग्स हैं, जो ये रिजल्ट्स हैं, इनका जीवन की किन परिस्थितियों में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों जो फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च है, इन दोनों में ये अंतर होता है कि जो फाइंडिंग्स आते हैं वो फंडामेंटल क्या करता है कि केवल वो उसको ज्ञान की वृद्धि के लिए उपयोग में लाने के लिए लाता है, और वहीं पे जो आपका अप्लाइड रिसर्च है वो क्या करता है, वो ये भी देखने की कोशिश करता है कि इसका जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हम किस प्रकार से ये जो रिजल्ट्स आए हैं, जो फाइंडिंग्स आई हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च में जो अभ्यास करता है वो क्या करता है, परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करता है। उसका जो उद्देश्य होता है, जो फाइंडिंग्स हैं, उन फाइंडिंग्स के जरिए, जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो डेली रूटीन की समस्याएं हैं उसमें हम सुधार लाएं और अपने कार्यों में अधिक से अधिक कुशल हों, अधिक से अधिक दक्ष बनने की जो संभावना है उसके ऊपर वो कार्य करता है। अब ये एक हमारा एक पार्ट हो गया कि हमने जो है इस पहले पार्ट में, पहले भाग में ये देखने का प्रयास किया कि जो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो हमारे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। फिर हमने क्या देखा कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसको हमने कुछ बिंदुओं के आधार पे उन अंतरों को जानने की कोशिश करी। अब आगे हम लोग आते हैं एक्शन रिसर्च पे, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान ये तो अनुसंधान के क्षेत्र में ये माना जाता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नए प्रकार का अनुसंधान है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत द्वितीय जो विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही एक्शन रिसर्च शब्द की उत्पत्ति होती है। मेनली जो उस समय
हमारे देश में ब्रिटिश सेना जो शासन कर रही थी, उसी सेना में एक कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम है कॉलियर और एक लुईन। 1933 से 1945 के बीच में जो कॉलियर था, वो कॉलियर यहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका मानना ये था कि यदि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासन में जो काम करने वाले लोग हैं या आम जन है, यदि ये लोग अनुसंधान में सक्रिय रूप से प्रतिभाग नहीं करेंगे तो हम अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हम किसी भी फील्ड में हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने जो है सभी जो प्रशासन में अधिकारी थे या जो अन्य क्षेत्र में लोग थे, उनको जो है उसने अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। और कॉलियर ने ही सबसे पहले एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ साथ उसका ये भी मानना था कि अपने को इवैल्यूएट नहीं करते रहेंगे, अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करते रहेंगे, अपने व्यवहार में सुधार नहीं करते रहेंगे, तब तक हमें किसी उस क्षेत्र में आगे बढ़ना एक पूरी कल्पना साबित होगी। इसलिए जो उसकी सोच थी, उसी सोच के अकॉर्डिंग उसने इस एक्शन रिसर्च शब्द का उसने प्रयोग किया। और एक्शन रिसर्च शब्द की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है जो कॉलियर तथा लुईन, इन दो जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इन लोगों ने सबसे पहले एक्शन रिसर्च शब्द की शुरुआत की। इसी कड़ी में राइट स्टोन, टाबा, ब्रॉडी तथा रॉबिन्सन के नाम आते हैं, जिन्होंने एक्शन रिसर्च के अंतर्गत जो अनुसंधान कार्य थे उन कार्यों को आगे बढ़ाया और एक्शन रिसर्च के अंतर्गत अनुसंधान कार्य करने का काम शुरू किया। और इसी कड़ी में स्टीफन एम कोरी और कैसवेल ने एक्शन रिसर्च को लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा जो हमारी बात आ रही है वो ये है कि एक्शन रिसर्च हमारे जीवन में या हमारे के फील्ड में किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए स्टीफन एम कोरी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने इस बात को सामने रखा कि निरंतर अपने कार्यों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करे और अपने व्यवहार का निरंतर मूल्यांकन करे तो वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है। इसीलिए मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि एक्शन रिसर्च में ये कहा जाता है कि समस्या भी आपकी और समाधान भी आपका। आजकल एक्शन रिसर्च एजुकेशन के फील्ड में सबसे लोकप्रिय रिसर्च है और ख़ास तौर से हम टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक्शन रिसर्च बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसा रिसर्च है जहां हम त्वरित रूप से कम खर्चे में, कम समय में अध्ययन करके, साइंटिफिकली अध्ययन करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्शन रिसर्च कैसे करें। एक्शन रिसर्च करने के लिए उसके स्टेप्स हैं, उसके सोपान हैं। उन जितने भी स्टेप्स हैं, सोपान हैं, उस पर एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे और हर स्टेप पे उस उदाहरण को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्शन रिसर्च में जो पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। बेसिकली किसी भी अनुसंधान कार्य में जब आप अनुसंधान कार्य शुरू करते हैं तो उसका पहला चरण समस्या की पहचान से ही होती है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि
अपनी समस्या का चयन करना होता है कि हमें किस समस्या का चयन करना है। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्शन रिसर्च की समस्याओं का चयन हम कहाँ से करें, कौन से ऐसे एरियाज हैं, फील्ड हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से हम एक्शन रिसर्च की समस्या का चयन कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्शन रिसर्च का क्षेत्र है वो बेसिकली 4 क्षेत्र हैं जहाँ से आप एक्शन रिसर्च से संबंधित समस्या का चयन कर सकते हैं। पहला जो क्षेत्र है वो हमारा टीचिंग एंड लर्निंग है, शिक्षण और अधिगम। शिक्षण और अधिगम में तमाम तरह की समस्याएं हमारे पढ़ने पढ़ाने के दौरान आती हैं। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, या जो हम उनको कंटेंट दे रहे हैं उस कंटेंट को उनको समझने में प्रॉब्लम है, या कंटेंट की जो लैंग्वेज है उसको लेके कोई प्रॉब्लम है, या जो कुछ भी हम क्लासरूम में इंटरेक्शन कर रहे हैं वो चीज़ें स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या कारण है, या स्टूडेंट्स क्लासरूम में रेगुलर नहीं आता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, या क्लासरूम हमारा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है, क्या कारण है, या जो हमारा क्लासरूम है उसमें जो होम असाइनमेंट देते हैं वो स्टूडेंट्स करके नहीं आ पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, या बेसिकली मेरी ही क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या क्यों कम रहती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो नई टीचिंग मेथड्स हैं उनको जब हम क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, अपने बिहेवियर में लाते हैं, किस प्रकार से उनका हम प्रभावी तरीके से उपयोग करें, ये सारी चीज़ों को लेके हम एक्शन रिसर्च के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं, और ये सारी समस्याएं हमारी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड होती हैं, और टीचिंग लर्निंग के फील्ड से इस प्रकार की समस्याओं का हम चयन कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो हमारा है इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन। जो दूसरा क्षेत्र है वो हमारा क्या है, इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन। तो एक्शन रिसर्च के लिए समस्याओं का चयन हम परीक्षा और मूल्यांकन के क्षेत्र से भी कर सकते हैं। तमाम तरह की हम लोग शिकायतें सुनते रहते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये भी एक समस्या है। या वो ये कहते हैं कि हमने लिखा बहुत अच्छा था, नंबर बहुत कम आ रहा है। या वो ये भी शिकायत करते हैं कि ये इस प्रकार से जो इवेल्युएशन सिस्टम है वो सही नहीं है, इसमें जो परीक्षक होते हैं वो बायस्ड होकर इवेल्युएशन करते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम चयन कर सकते हैं एक्शन रिसर्च के लिए। विषय से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को लेके भी समस्याएं हैं कि समय जो जितना निर्धारित है उस निर्धारित समय में प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो समय कम है, या जो प्रश्न का स्वरूप है उस प्रश्न का स्वरूप सही नहीं है। तो इस तरीके से जो भी हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, ये सारे जो हमारे एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन के जो नई तकनीक्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का चयन करके एक्शन रिसर्च के तहत हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र आता है जहाँ से हम एक्शन रिसर्च के लिए समस्या का चयन कर सकते हैं वो हमारा तीसरा क्षेत्र है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आजकल तो अब इस विषय पे भी बात हो रही है, या हो सकता है आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटी हमारे जो है कोर करिकुलम में शामिल हो गया है। को करिकुलर एक्टिविटीज उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से क्लासरूम में हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसी तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी हम समस्याओं का चयन एक्शन रिसर्च
के लिए कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम लोग कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालयों में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, खेल कूद गतिविधियां हैं, या उन गतिविधियों के आयोजन से संबंधित कोई समस्या है उसका चयन कर सकते हैं। ये जो गतिविधियों का आयोजन हम करते हैं, इस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इस पर अध्ययन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं रहता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। लाइक आपका डिबेट है, लेक्चर है, कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन है, क्विज है, या स्पोर्ट्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अधिकतर स्टूडेंट्स क्यों पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, इसके ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं। या जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनको ऑर्गेनाइज करने में किस किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं। जो चौथा हमारा क्षेत्र है जहाँ से हम एक्शन रिसर्च से संबंधित समस्या का चयन कर सकते हैं, वो हमारा है स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल प्रबंधन और प्रशासन। इस क्षेत्र से भी हम एक्शन रिसर्च के लिए समस्या का चयन कर सकते हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत भी तमाम तरह की समस्याएं आती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए टीचर्स समय से स्कूल में नहीं आते हैं, आए दिन छुट्टी पे रहते हैं, या जो टीचर आते हैं वो समय से क्लास में नहीं जाते हैं, या जो क्लास में जाते हैं वो अपना कोर्स समय से पूरा नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स जिनका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हमारा जो स्कूल से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि स्कूल के लिए कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है, या मिल रहा है तो किस प्रकार से मिल रहा है, या क्यों नहीं मिल रहा है, या कैसे हम किन गतिविधियों का आयोजन करें कि अधिक से अधिक समुदाय का समर्थन हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को प्राप्त हो। क्योंकि यदि स्कूल, कॉलेज, विद्यालय को आगे बढ़ना है, उसमें अपनी समस्याओं का तो उसमें समुदाय का सहयोग, समुदाय के सहयोग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का चयन हम कर सकते हैं। उसके लिए हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित तमाम तरह की समस्याएं हमारे आपके बीच रहती हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, परिसर में साफ सफाई की समस्या है, कैंटीन की बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन सारी समस्याओं के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च कर सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं, या जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में हम सुधार ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 क्षेत्र हमने डिस्कस किया कि इन 4 क्षेत्रों से एक्शन रिसर्च की समस्या का हम चयन कर सकते हैं। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये जो 4 क्षेत्र हैं, टीचिंग लर्निंग, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ से ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये 4 क्षेत्र क्या है, हमारे एक्शन रिसर्च की प्रॉब्लम के लिए सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ से हम एक्शन रिसर्च की समस्याओं का चयन कर सकते हैं। इन चारों क्षेत्रों के अलावा जो रिसर्चर है उस या प्रैक्टिशनर है, उसका खुद का भी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके अनुभव हैं, या
दैनिक जीवन में जो समस्या है या वो महसूस करता है कि इस तरह की समस्या आए दिन मेरे साथ होती है, तो रिसर्चर का, अनुसंधानकर्ता का खुद का अनुभव भी एक बहुत बड़ा स्रोत होता है समस्या के चयन के लिए। इसके अतिरिक्त जो आपके टीचर हैं या एक्सपर्ट्स हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करना, अपने साथियों से बातचीत करना, स्टूडेंट से बातचीत करके, अपने जो ग्रुप के सदस्य हैं उन ग्रुप के सदस्यों से बातचीत करके भी हम एक्शन रिसर्च के लिए समस्या का चयन कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली ये एक्शन रिसर्च की समस्या के चयन के लिए ये क्षेत्र है जहाँ से आप एक्शन रिसर्च की समस्या का चयन कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च की समस्या का चयन, दो स्टेप्स हमने डिस्कस किया। पहला स्टेप क्या था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि समस्या की पहचान हम कैसे करेंगे और वो समस्या हम कहाँ से ले सकते हैं। तो हमने शुरू में कहा था कि हम साथ साथ एक समस्या को लेके चलेंगे और हर स्टेप पे उसको उस समस्या के ऊपर बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। तो मान लीजिए कि जो 4 क्षेत्र हमने अभी डिस्कस किया, उस 4 क्षेत्र से हमने बात करी कि हम इस 4 क्षेत्र से समस्या का चयन कर सकते हैं या एक्शन रिसर्च की समस्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो जो एक उसमें क्षेत्र है वो क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग के फील्ड से हमने मान लीजिए कि एक समस्या ले ली। वो समस्या इस प्रकार से है कि कक्षा में छात्र या छात्राओं का अनुपस्थित रहना। तो ये एक हमारी समस्या की पहचान हो गई। पहला जो हमारा स्टेप है, जो पहला सोपान है, उस सोपान के अंतर्गत हमने क्या किया कि इस समस्या को लिया कि कक्षा से, क्लासरूम से छात्र छात्राओं का अनुपस्थित रहना, ये एक समस्या है। अब इस समस्या को हमने किस क्षेत्र से लिया, टीचिंग लर्निंग से लिया। ये हमारे पहले स्टेप में ये एक समस्या हमने पहचान कर ली, समस्या का चयन कर लिया। अब हम आगे दूसरा स्टेप, जो दूसरा स्टेप होता है, जो दूसरा सोपान होता है क्रियात्मक अनुसंधान में, वो सोपान ये होता है कि समस्या का परिभाषीकरण और सीमांकन, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग ऑफ द प्रॉब्लम। इस सोपान में हम क्या करते हैं कि जो हमने समस्या का चयन किया है, उस समस्या करते हैं, उसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। परिभाषीकरण से यहाँ पे तात्पर्य ये है, डिफाइनिंग से मीनिंग ये है कि जो हमने समस्या ली है, उस समस्या के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द तो नहीं है, कई अर्थ हो सकते हैं। यदि कई अर्थ हैं तो बेसिकली शब्द का क्या अर्थ है उसको हम डिफाइन करते हैं। दूसरी बात कि ऐसा शब्द तो नहीं है जिसका कोई अर्थ इस प्रकार का है जो समझने में कठिनाई, समस्या स्पष्ट नहीं है। यदि कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है तो उसको स्पष्ट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। और अनुसंधान कार्य में ये कहा भी जाता है कि यदि आपने सुस्पष्ट समस्या का चयन कर लिया तो आप ये समझिए कि आपने आधा अनुसंधान कार्य कर लिया। तो समस्या का चयन यदि आपने अच्छे प्रकार से कर लिया, उसको अच्छे प्रकार से परिभाषित कर दिया, तो आपको आगे किसी प्रकार की समस्या उस समस्या के अध्ययन में नहीं आ सकती है। तो ये जो सोपान पहला और वो दूसरा है, वो अनुसंधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरे अनुसंधान में हम क्या करते हैं, उसका
समस्या का परिभाषीकरण करते हैं और डिलिमिटिंग के अंतर्गत सीमांकन के तहत समस्या के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं कि हमें इस समस्या का अध्ययन किस क्षेत्र तक करना है, कहाँ तक करना है, हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, हमारा अध्ययन का एरिया क्या होगा, हमारे जो अनुसंधान की प्रक्रिया है वो किस क्षेत्र तक सीमित रहेगी। ये सारी चीज़ों को हम जो है इस दूसरे सोपान में डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग में इन चीज़ों को करते हैं। तो हमने जो समस्या लिया था कि क्लासरूम से स्टूडेंट्स का एब्सेंट होना, कक्षा से छात्रों या छात्राओं का अनुपस्थित रहना। पहले स्टेप में हमने इस समस्या का क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन किया। दूसरे स्टेप में जहाँ पे हमको इसका परिभाषीकरण और इसका डिलिमिटिंग करना है, तो हम इस समस्या को इस प्रकार से परिभाषीकरण और डिलिमिटिंग कर सकते हैं, परिभाषीकरण और सीमांकन कर सकते हैं कि बीए की प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का शिक्षा शास्त्र विषय की प्रथम कक्षा से अनुपस्थित रहना। अब यहाँ पे देखिए किस क्लास के बच्चे हैं, किस विषय के बच्चे हैं और किस पीरियड में वो एब्सेंट रहते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो गई है। बीए प्रथम वर्ष की छात्र छात्राओं का प्रथम कक्षा से शिक्षा शास्त्र विषय में अनुपस्थित होना, ये समस्या का एक हमने यहाँ पे उदाहरण रखा कि जो हमने पहले समस्या ली थी कि कक्षा से छात्र छात्राओं का अनुपस्थित होना, तो उसका किस प्रकार से यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया और किस प्रकार से उसका सीमांकन किया। अब ये समस्या क्या है कि बिल्कुल सुस्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं है कि जो स्पष्ट न हो। हमें क्या करना है, हमें हमारे अध्ययन में कौन से स्टूडेंट हैं, समस्या किस प्रकार की है, कहाँ की है, किस विषय से संबंधित है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तो इस दूसरे सोपान में हम इस प्रकार से समस्या का परिभाषीकरण और सीमांकन करते हैं। अब आते हैं तीसरे चरण पे, तीसरे सोपान पे। तीसरा जो एक्शन रिसर्च का स्टेप होता है, महत्वपूर्ण होता है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग ऑफ द कॉजेज। जो समस्या है उस समस्या के कारणों का विश्लेषण बहुत ही किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि हमें इस स्टेप पे आके क्या करना होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है उसका एनालिसिस, विश्लेषण किया जाता है। बेसिकली इसको एक्शन रिसर्च में हम लोग डायग्नोसिस पार्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास जैसे यदि वो अच्छा डॉक्टर है, उसके पास नॉलेज है और वो जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का समाधान करना चाहता है। दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक तो ये होते हैं कि आप गए, आपने बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसने फटाफट बहुत सारी मेडिसिन लिख के दे दिया या टेस्ट लिख के दे दिया कि आप ये दवा खा लो और ये टेस्ट करा लो, तो आप चले गए, आपने दवा खाई, आपको आराम भी मिल गया। फिर कुछ दिन बाद आप फिर से आते हैं, फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब तक हमने दवा खाई तब तक तो ठीक रहा, दवा जैसे ही बंद हुई ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि डॉक्टर ने क्या किया कि समस्या के कारणों का अध्ययन नहीं किया। इट मीन्स उसने डायग्नोसिस नहीं किया। उसी प्रकार से अनुसंधान में भी एक्शन समस्या के कारण हैं, उन कारणों का हम यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण कैसे करते हैं कि जो समस्या हमारे सामने है तो हम उन कारणों की संभावनाओं पे विचार करते हैं
कि इस समस्या के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये समस्या आ रही है, तो इसके ये रीजंस हो सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, कारणों का विश्लेषण करते हैं कि जो भी संबंधित समस्या है, इस संबंधित समस्या का क्या कारण है, क्यों ये समस्या किस कारण से हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने जो है जो समस्या का चयन किया था वो क्या था कि कक्षा से छात्र छात्राओं का अनुपस्थित रहना, उसको हमने डिफाइन किया, डिलिमिट किया। वो समस्या हमारे इस रूप में आ गई कि बीए की प्रथम वर्ष की शिक्षा शास्त्र की विषय से छात्र छात्राओं का अनुपस्थित होना। तो ये जो समस्या है, अब यदि इसके कारण की संभावनाओं पे हम विचार करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तीसरे सोपान में जो हमारी समस्या के कारणों का विश्लेषण, इस समस्या का हम विश्लेषण करेंगे। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये टोटली जो है रिसर्चर के ऊपर, अभ्यासकर्ता के अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन किन संभावनाओं को समझ सकता है कि ये कारण इस समस्या के लिए हो सकते हैं। जैसे एज ए टीचर हम ये सोच सकते हैं कि क्लासरूम में रेगुलर अटेंडेंस नहीं लेते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहते हैं। यदि हम रेगुलर अटेंडेंस लेना शुरू कर दें तो शायद वो रेगुलर क्लास में आए। इसी प्रकार से ये होता है कि शायद जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं, भी एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार से ये हो सकता है कि जो उनको असाइनमेंट्स देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और वो उसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए क्लासरूम से एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये जो हमारी समस्या थी कि कक्षा से छात्र छात्राओं का अनुपस्थित होना, उस समस्या के जब हमने कारणों का तीसरे सोपान में विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, तो ये तीन संभावनाएं लेके हम चल रहे हैं कि ये तीन कारण हो सकते हैं। पहला, नंबर 1 क्या हो सकता है कि शिक्षक द्वारा नियमित रूप से या उनका उपस्थिति दर्ज न कराना या अटेंडेंस न लेना। कि शिक्षक का जो पढ़ाने का तरीका है या जो जिन शिक्षण विधियों को, जिन टीचिंग मेथड्स को वो यूज़ करता है, वो नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स अनुपस्थित रहते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि जो हम होम असाइनमेंट उनको देते हैं वो उनको समझ में नहीं आता है, वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए जो है वो क्लासरूम से अनुपस्थित रहते हैं। ये तीन कारण हम मान के चल रहे हैं। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि 3 कॉलम बना लेते हैं। तीसरे सोपान में हम क्या करते हैं कि 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में हम क्या करते हैं कि समस्या का जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है, स्पेसिफिक फॉर्म मीन्स जो हमने सेकेंड स्टेप में समस्या का परिभाषीकरण किया था और उसको जो उसका सीमांकन किया था, वो जो समस्या का स्वरूप होता है उसको हम विशिष्ट स्वरूप कहते हैं या स्पेसिफिक उसका फॉर्म कहते हैं। तो तीसरे स्टेप में जब हम समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो इसमें हम 3 पार्ट कर लेते हैं। पहले भाग में हम समस्या का विशिष्ट रूप लिखते हैं। दूसरे जो पार्ट है उसमें हम कारणों का उल्लेख करते हैं और तीसरे पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, जहाँ से हमने इन कारणों को चिन्हित किया, उन एविडेंसेस को हम तीसरे भाग में लिख देते हैं। मैं फिर से एक बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तीसरे सोपान में जो समस्या के कारणों का विश्लेषण है, इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में समस्या का विशिष्ट रूप लिखते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम लिखते हैं। सेकेंड कॉलम में जो कॉजेज हैं, जो कारण हैं, उनको लिखते हैं और तीसरे कॉलम में जो एविडेंसेज हैं, जो साक्ष्य हैं, जहाँ हमने इन कारणों को या कैसे हमने इन कारणों को चिन्हित किया, उसको लिखते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए कि समस्या जो लिया, तो पहले कॉलम में हमने उस समस्या को लिख दिया कि बीए प्रथम वर्ष की शिक्षा शास्त्र की विषय की छात्र छात्राओं द्वारा प्रथम कक्षा से या पीरियड से अनुपस्थित रहना, ये हमने पहले कॉलम में लिख दिया। दूसरे कॉलम में हमने कॉजेज को लिख दिया, जैसे हमने पहले बताया। पहला कारण क्या है कि उनका अटेंडेंस न लेना। दूसरा कारण क्या था कि उचित एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड को अप्लाई न करना। तीसरा कारण क्या था कि उचित तरीके से होम असाइनमेंट नहीं देना। ये 3 कारण हमने लिख दिया पहले कॉलम में। प्रॉब्लम को जो उसके कॉज उनको लिख दिया। अब जो तीसरा जो कॉलम है उसमें हमने एविडेंसेस को लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे पहला कारण है कि अटेंडेंस न लेना, तो ये एविडेंस हमको कहाँ से मिला, ये बात कहाँ से हमारे दिमाग में आई कि हम अटेंडेंस नहीं लेते हैं, इसलिए छात्र छात्राएं कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं। तो ये एविडेंस हमको मिला कि जो ऐसे टीचर जो रेगुलर अटेंडेंस अपनी क्लास में लेते हैं, तो जब हमने उनकी अटेंडेंस रजिस्टर को देखा तो वहाँ पे छात्र छात्राओं की संख्या उनकी कक्षा में अधिक पाई गई। तो ये हमारा एक एविडेंस हो गया कि अन्य शिक्षकों के जो उपस्थिति पंजिका है, जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उसका अध्ययन करके। ठीक, तो ये हमारा एक एविडेंस हो गया पहले कारण के लिए। जो दूसरा कारण हमारा क्या था कि उचित शिक्षण विधियों का उपयोग नहीं करना। अब ये कैसे हमें पता लगा कि हम उचित जो भी हम टीचिंग मेथड अप्लाई क्लासरूम में करते हैं या जिस भी तरीके से हम पढ़ाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, या वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है, या इफ़ेक्टिवली वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे हम इस बात का अध्ययन कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्वेश्चनियर, मान लीजिए इंटरव्यू में आमने सामने वो यदि सही जानकारी नहीं दे रही हैं, उनको क्वेश्चनियर दे सकते हैं, उससे हम बातचीत कर सकते हैं। उस क्वेश्चनियर के जरिए जो चीज़ें निकल के आती हैं, उसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि इनको जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है वो तरीका सही नहीं है, या वो कंटेंट या वो मैटर इनके समझ में नहीं आता है। तो जो दूसरा कारण था शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना, उसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला? छात्राओं से साक्षात्कार करने पे या छात्राओं के द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने का, ये एविडेंस हो गया। तीसरा जो हमारे जो कारण था वो क्या था? असाइनमेंट का एप्रोप्रिएट ना होना, या असाइनमेंट उनको समझ में नहीं आता है। तो ये इसका एविडेंस हमसे कहाँ से मिला कि ये एविडेंस कहाँ से हमने प्राप्त किया कि हमने जो अन्य टीचर्स हैं उनसे बातचीत करी, या जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करी कि बाकी विषय के जो होम असाइनमेंट हैं वो असाइनमेंट वहाँ भी क्या स्टूडेंट असाइनमेंट को नहीं करते हैं, या वहाँ भी उनको इस तरह की समस्या आती है। वहाँ जब हमने देखा, वहाँ ये देखा कि वहाँ के असाइनमेंट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, नियमित रूप से करके सबमिट कर रहे हैं, या वहाँ के जो टीचर हैं जो भी असाइनमेंट देते हैं उसको स्टूडेंट नियमित रूप से करके जमा करते हैं। और जब हमने उनके असाइनमेंट का अध्ययन किया तो ये देखा कि उनके असाइनमेंट बहुत सरल भाषा में होते हैं, उनके असाइनमेंट के जो कंटेंट है वो बहुत ही ईजिली स्टूडेंट्स को मिल जाता है, या खुद स्टूडेंट उस असाइनमेंट को समझ के लिख देता है। तो यहाँ पे एक हमको ऐसा एविडेंस मिला कि हमारा जो हम असाइनमेंट देते हैं वो असाइनमेंट हमारा एप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए तो इस स्टेप में हमने क्या देखा कि जो
जो समस्या है उसके कारणों का एनालिसिस किया। इसके लिए हमने क्या किया, 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में हमने जो समस्या है उस समस्या का विशिष्ट स्पेसिफिक फॉर्म लिखा। दूसरे कॉलम में हमने क्या किया कि जो कॉजेज हैं उनको 1 2 3 करके लिखा, और तीसरे कॉलम में उस कॉजेज से रिलेटेड जो एविडेंसेज हैं उनको लिखा। तो ये हमारा तीसरा सोपान रहा, जिसमें हमने क्या किया कि कारणों का और उनको जो है उनके एविडेंसेस को लिखा। एक्शन रिसर्च में जो चौथा सोपान आता है, जो स्टेप है, वो ये है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण करना। किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए जो हाइपोथेसिस होती है, वो हाइपोथेसिस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसी हाइपोथेसिस के आधार पे हम अपने रिसर्च कार्य को एक निश्चित परिणाम पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चौथा सोपान है, इस चौथे सोपान में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के लिए हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक भविष्य कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो संभावित समस्या का संभावित समाधान बताता है। तो हाइपोथेसिस को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक जांचनीय प्रस्ताव होता है, एक संभावित समाधान होता है, या एक जो है समस्या के समाधान के लिए एक कल्पना होती है। बहुत ही सामान्य शब्द में इसको हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की हाइपोथेसिस की। एक्शन रिसर्च की हाइपोथेसिस बाकी जो रिसर्चेज हैं या फॉर्म्स हैं, फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, उससे थोड़ी अलग होती है। एक्शन रिसर्च में हाइपोथेसिस के जो एक्शन हाइपोथेसिस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में एक्शन पार्ट आता है और दूसरे पार्ट में गोल पार्ट आता है। एक्शन पार्ट मतलब क्रिया पक्ष, गोल पार्ट लक्ष्य पक्ष। क्रिया पक्ष में क्या होता है कि जो भी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए हम जो क्रिया करते हैं, जो एक्शन करते हैं, उस एक्शन को लिखते हैं। दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो उस समस्या का समाधान हमें प्राप्त करना है, जो लक्ष्य हासिल करना है, उसको हम जो है लक्ष्य पक्ष या गोल पार्ट में लिखते हैं। उदाहरण के लिए स्पेशली हम इसको जो है एक ये भी कह सकते हैं कि ये एक डायग्नोसिस है, समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जो हमने समस्या का चयन किया था कि छात्र छात्राओं का कक्षा से अनुपस्थित होना, फिर हमने इसको क्या किया, इसको डिफाइन किया, डिलिमिट किया। उसके बाद समस्या हमारे इस रूप में आ गई थी कि बीए प्रथम वर्ष की छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षा शास्त्र विषय की प्रथम कक्षा से अनुपस्थित होना। ये हमारा जो है दूसरे सोपान में समस्या का एक स्पेसिफिक फॉर्म आ गया था। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया था कि समस्या के कारणों का अध्ययन किया था। समस्या के कारणों का अध्ययन क्या किया था कि पहले कॉलम में हमने क्या किया था कि समस्या के स्पेसिफिक फॉर्म को लिखा था। दूसरे समस्या के कारणों का जिक्र किया था कि जो कारण है उसमें पहला कारण ये था कि नियमित रूप से अटेंडेंस न लेना, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग न करना, उचित रूप में होमवर्क न देना, होम असाइनमेंट न देना। ये 3 कारण हमने उसमें लिखे थे, या ये 3 कारण हमने अध्ययन किया कि ये 3 कारण हो सकते हैं।
ये जो तीन कारण हैं यही आपके एक्शन हाइपोथेसिस के मेन आधार हैं। इन्हीं कारण के आधार पे एक्शन हाइपोथेसिस बनती है। जैसे जो हमारा चौथा चरण है, चौथा सोपान है फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तो ये जो हमारी समस्या है, इस समस्या से संबंधित कैसे हाइपोथेसिस बनेगा ये हम आगे देखेंगे। जैसे हमने अभी बताया कि जो एक्शन रिसर्च की परिकल्पना होती है उसमें दो पार्ट होता है। पहले पार्ट में क्रिया पक्ष और दूसरे पार्ट में क्या होता है, लक्ष्य पक्ष होता है। तो अब क्रिया पक्ष में हम क्या करेंगे, समस्या के समाधान के लिए जो कार्य हमें करने हैं, जो एक्शन करने हैं, जो क्रियाएं करनी है उसको लिखेंगे। कारण क्या था कि नियमित रूप से अटेंडेंस नहीं लेना। ठीक है, अब बहुत सामान्य सी बात है कि यहाँ पे कारण ये निकल के आ रहा है कि नियमित रूप से अटेंडेंस नहीं लेते हैं, इसलिए छात्र छात्राएं कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं। तो अब इस समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है? परिकल्पना क्या होती है? समस्या का संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। तो इस समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है कि यदि शिक्षक नियमित रूप से अटेंडेंस लेना शुरू कर दें। ये क्या है, क्रिया पक्ष है। दो पक्ष मैंने बताया, पहले पक्ष में क्रिया पक्ष, दूसरे पक्ष में लक्ष्य पक्ष। तो हमारी समस्या का कारण क्या था कि नियमित रूप से अटेंडेंस नहीं लेना। तो अब इसकी हाइपोथेसिस किस प्रकार से बन रही है कि क्रिया पक्ष में हम क्या लिखेंगे कि यदि शिक्षक नियमित रूप से उपस्थिति लेना शुरू कर दें। ये एक हमारा पक्ष हो गया क्रिया पक्ष। तो अब इसके बाद जो आएगा वो लक्ष्य पक्ष, जिसको हमको हासिल करना है। तो क्या होगा, तो छात्र छात्राएं शिक्षा शास्त्र के विषय में नियमित रूप से उपस्थित होंगी। ये हमारा एक कंप्लीट हाइपोथेसिस हुआ एक्शन रिसर्च। इसमें दो पार्ट हैं। क्रिया पक्ष में हमने वो क्रिया की जिससे समस्या का समाधान हो सकता है कि नियमित रूप से उपस्थिति ली जाए तो छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित रहेंगी। इसी तरीके से जो दूसरा कारण है उस दूसरे कारण को लेके चलेंगे कि यदि शिक्षक कक्षा में उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करे या व्यवहार में लाए तो क्या होगा, लक्ष्य पक्ष में छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित रहेंगी। तीसरा कारण क्या था कि उचित रूप में असाइनमेंट्स को नहीं देना या उचित तरीके से होमवर्क नहीं देना। इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि यदि शिक्षक उचित रूप में छात्र छात्राओं को असाइनमेंट्स या होमवर्क नियमित रूप से दें तो छात्र छात्राएं क्या करेंगी, कक्षा में उपस्थित रहेंगी। बहुत ही सामान्य तरीके से हमने हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस जो हमारे कारण थे उन कारणों के आधार पे हमने बनाई। तो ये हमारी तीन हाइपोथेसिस जो हमने समस्या लिया था कि छात्र छात्राओं का कक्षा से अनुपस्थित रहना, उसके ये तीन हमारे हाइपोथेसिस बन गए। पहला हाइपोथेसिस क्या था कि यदि शिक्षक नियमित रूप से उपस्थिति लेना आरंभ कर दें तो छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित रहेंगी। दूसरी हाइपोथेसिस क्या बनी थी कि यदि शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का कक्षा में प्रयोग करे तो छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित रहेंगी। तीसरा क्या था, यदि शिक्षक उचित रूप में होम असाइनमेंट या होमवर्क प्रदान करे
तो छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित रहेंगी। ये हमारे 3 हाइपोथेसिस हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों एक संभावित समाधान को प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, हमारा जो लक्ष्य है वो मिल सकता है। तो चौथे स्टेप में हमने क्या किया कि फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण किया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप आता है हमारा 5वां चरण, 5वां स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करते हैं, एक रिसर्च डिज़ाइन को बनाते हैं। तो जो हमारा 5वां स्टेप है वो है डेवलपिंग ए सुटेबल डिज़ाइन फॉर इवेल्युएशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो पहले हम बात कर रहे थे रिसर्च डिज़ाइन की, उस रिसर्च डिज़ाइन को यहाँ पे हम तैयार करते हैं। इस रिसर्च डिज़ाइन में जैसे हमने बहुत शुरू में ही ये बात कही कि जो फंडामेंटल रिसर्च है और जो अप्लाइड रिसर्च है, उनकी जो रिसर्च डिज़ाइन होती है वो काफ़ी रिसर्च प्रारंभ करने के पहले ही हम उसको तैयार कर लेते हैं, और भविष्य में उस रिसर्च डिज़ाइन में परिवर्तन करना या उस रिसर्च डिज़ाइन में किसी भी प्रकार की लचीलापन की आशा करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में कि रिसर्च डिज़ाइन में हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक्शन रिसर्च की रिसर्च डिज़ाइन होती है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि एक्शन रिसर्च की जो समस्या होती है वो स्थानीय होती है, और इसलिए हम अपनी सुविधा अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार एक्शन रिसर्च डिज़ाइन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो 5वें चरण में उसी एक्शन रिसर्च डिज़ाइन को हम बनाते हैं। इस एक्शन रिसर्च डिज़ाइन में हमारे पास जो है 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहले कॉलम में कि हम पहले कॉलम में हम लिखते हैं कि क्रियाएं जो हमें आरंभ करनी है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे समस्या के समाधान के लिए। पहले कॉलम में हम ये लिखेंगे कि क्रियाएं जो आरंभ करनी है। दूसरे कॉलम में मेथड क्या होगा, विधि को लिखेंगे। तीसरे कॉलम में हमारे पास क्या क्या साधन होने चाहिए, कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, और चौथे कॉलम में समय कितना लगेगा। बेसिकली ये एक प्रकार का ऐसा ये स्टेप होता है जहाँ पे हम आगे बढ़ने के लिए, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए या समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सारी चीज़ों को निर्धारित कर लेते हैं। हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसको करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन होने चाहिए और कितना समय इसमें लगेगा। तो ये 4 कॉलम हम इस वाले स्टेप में 5वें चरण में हम बना लेते हैं। शुरू में जो समस्या ली थी, वो समस्या का जो विशिष्ट रूप था वो ये था कि बीए प्रथम वर्ष की छात्र छात्राओं का शिक्षा शास्त्र विषय की प्रथम कक्षा से अनुपस्थित रहना, ये समस्या हम लोग लेके चले थे, जिसका हम लोगों ने क्या किया था कि कारणों का विश्लेषण किया था, फिर हमने उसकी क्रियात्मक हाइपोथेसिस भी बनाई थी, परिकल्पना भी बनाई थी। अब इस चरण में हमें क्या करना है ये हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा। हमने क्या किया कि जो डेवलपिंग अ सुटेबल रिसर्च डिज़ाइन, तो इसमें हमने क्या किया, 4 कॉलम बना लिया। पहले कॉलम में क्रियाएं जो करनी है, दूसरे कॉलम में कौन से साधन होंगे, क्या होगा कि हम किस प्रकार से करेंगे, चौथे कॉलम में क्या होगा कि समय हमारा कितना लगेगा इस काम को करने में, ये मेंशन करेंगे। तो जो हमारी हाइपोथेसिस थी, उस हाइपोथेसिस में क्या निकल के आया था कि यदि शिक्षक
नियमित रूप से उपस्थिति लेना आरंभ कर दे, तो क्या होगा, छात्र छात्राएं नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होंगी। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है क्रियाएं जो आरंभ करनी है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, कौन सी क्रिया आरंभ करेंगे हम, यहाँ पे हम आरंभ करेंगे अटेंडेंस लेना। पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नियमित रूप से अटेंडेंस लेना, ठीक है। दूसरे कॉलम में विधि क्या होगा कि जो टीचर है शिक्षा शास्त्र का या बीएड का, वो क्या करेगा, जाके अपनी क्लास में नियमित रूप से अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देगा। ये दूसरे वाले कॉलम में जिसमें हमने क्या लिखा था कि मेथड क्या होगा, विधि क्या होगा, उसमें हम इस चीज़ को लिखेंगे कि शिक्षक नियमित रूप से अटेंडेंस लेगा, ठीक। तीसरे में बहुत सामान्य सी चीज़ है, अपेक्षित साधन टूल्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए अटेंडेंस लेने के लिए। सामान्य सी बात है, हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। अब चौथे कॉलम में क्या था कि हमें समय ड्यूरेशन बेसिकली हमको लिखना है कि हम कितने दिन ये काम करेंगे। तो आप रिसर्चर के विवेक के ऊपर है कि वो इस काम को कितने दिन तक या करने के लिए समय निर्धारित करता है। मान लीजिए कि हमने 2 सप्ताह का समय लिया, 2 सप्ताह हमने समय वाले कॉलम में लिख दिया। पहले कॉलम में क्या हो गया कि नियमित रूप से उपस्थिति लेना क्रिया हमको क्या प्रारंभ करनी है कि अटेंडेंस लेना। दूसरे कॉलम में क्या कर दिया, शिक्षक नियमित रूप से अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दिया। तीसरे कॉलम में उसको क्या क्या साधन चाहिए वो हमने मेंशन कर दिया कि उसको अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए। और चौथे कॉलम में 2 सप्ताह लिख दिया कि वो 2 सप्ताह तक रेगुलर नियमित अटेंडेंस लेगा। इसी तरीके से दूसरी क्रिया क्या करनी थी हमको, जो हमने हाइपोथेसिस में बात करी थी, उसमें ये था कि टीचर क्या करेगा, शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा। तो क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है इस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे कि शिक्षक क्या करेगा कि अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन लाएगा। तो वो परिवर्तन किस प्रकार से लाएगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेगा, अधिक से अधिक ऑडियो विजुअल जो टूल्स हैं उनका उपयोग करेगा, अधिक से अधिक इंटरेस्टिंग तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, किसी भी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से जो हमारे पास टूल्स हैं उनका हम उपयोग करते हैं। तो क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है इसमें क्या करेगा शिक्षक कि वो नियमित रूप से यहाँ पे करना है उसको कि ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करेगा और स्टूडेंट्स के सपोर्ट से टीचिंग को आगे बढ़ाएगा और क्या करेगा कि इंटरेस्टिंग तरीके से अपने जो भी बात है उसको रखने की कोशिश करेगा। पहले कॉलम में ये लिख दिया। दूसरे कॉलम में क्या, इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, इसका तरीका क्या होगा, दूसरे कॉलम में हमको मेथड को लिखना है, विधि को लिखना है। तरीका क्या होगा, तरीका सामान्य सा है, क्लासरूम में जाएगा, क्लासरूम में जाके स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। इन्वॉल्व कैसे करेगा, स्टूडेंट्स को बोलेगा कि आप बोर्ड पे आके इस शब्द को लिखो या ये वाला चित्र बनाओ, या वो किसी बात को समझाने के लिए किसी कहानी का सहारा लेगा या लोकल जो मुहावरे हैं उनका प्रयोग करेगा। इसके अलावा वो खुद भी जो भी चार्ट बना के लाया है या जो भी उसके पास ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनको उपयोग वहाँ पे क्लासरूम में उनका प्रयोग करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे साधन क्या क्या उसको होने चाहिए, साधन उसके लिए ये होना चाहिए कि उसके पास एक ब्लैक बोर्ड या रोलर बोर्ड होना चाहिए, उसके पास चौक होना चाहिए, कलरफुल चौक होना चाहिए, चार्ट पेपर होना चाहिए और उसके पास ऑडियो विजुअल जो भी वो एड्स उस पर यूज़ करना चाहता है वो उसके पास होना चाहिए। ये भी काम जो चौथा कॉलम है उसमें हमको ड्यूरेशन लिखना है, कितने दिन तक करेंगे। तो इस वाले कॉलम में भी हमने 2 सप्ताह का समय लिख दिया। तीसरा जो कारण था
तीसरा क्या था कि होम असाइनमेंट एप्रोप्रिएट, होम असाइनमेंट का एप्रोप्रिएट न होना या होम असाइनमेंट उचित रूप में न दिया जाना। और इसकी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो क्या बनाई थी कि यदि शिक्षक उचित रूप में असाइनमेंट्स देना प्रारंभ कर दें तो कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बनी रहेगी या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा पांचवें स्टेप में जो रिसर्च डिजाइन है उसमें हम यहाँ पे जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में जो क्रियाएं प्रारंभ करनी है इसमें हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे कि छात्रा सरल और छात्राओं के या कक्षा के मानसिक स्तर के अनुरूप होम असाइनमेंट देना। ठीक है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे कि होम असाइनमेंट बड़े बड़े दे रहे थे, अधिक से अधिक पेजेस में लिखने के लिए दे रहे थे, कठिन से कठिन असाइनमेंट्स दे रहे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, बिल्कुल कम शब्दों में, जैसे 2 पेज में, 1 पेज में होने वाले असाइनमेंट्स देना प्रारंभ कर दिया और उनको जो है ऐसा असाइनमेंट देना शुरू किया जो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। तो इस वाले कॉलम में स्टूडेंट्स के क्लास लेवल के अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सरल शब्दों में हमने असाइनमेंट देना। दूसरे कॉलम में क्या है, क्रिया क्या होगी कि दूसरे कॉलम में जो विधि होगी वो विधि क्या होगी कि टीचर जो है नियमित रूप से छात्रों को इस प्रकार से असाइनमेंट देना प्रारंभ करेगा। इसके लिए साधन क्या होगा, जो भी नीड हो वो साधन हम ले सकते हैं कि कोई जो है यदि चित्र बनाने के लिए वो देता है असाइनमेंट के रूप में तो वो स्वयं ही कलरफुल जो कलर है वो उनको दे सकता है, चार्ट दे सकता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट होके उस असाइनमेंट को करें और उस पर जो भी दिया जा रहा है वो उस पर चित्र बनाएं या असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो करें। इसको भी जो चौथा कॉलम है इसमें हमने समय क्या कर दिया कि 2 सप्ताह लिख दिया। ये हमारा एक एक्शन रिसर्च डिज़ाइन डेवलप हो गया, विकसित हो गया। ये हमारी डिज़ाइन हो गई, एक्शन रिसर्च की एक डिज़ाइन बन गई। इस डिज़ाइन में हमने क्या किया, चार कॉलम बनाए। पहले कॉलम में ये लिखा कि क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, दूसरे कॉलम में हमने ये लिखा विधि क्या होगी, तीसरे कॉलम में हमने ये लिखा कि साधन क्या क्या होंगे, चौथे कॉलम में ये लिखा कि उसके लिए समय कितना होगा। तो इस प्रकार से हमने जो कारण थे, कॉजेज थे, उन कॉजेज के आधार पे क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है उस कॉलम में लिखा और उसके लिए विधि क्या होगा उनके तरीके को लिखा और क्या क्या साधन होगा वो लिखा और समय को लिखा। तो ये हमारी एक्शन रिसर्च डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो इसका आखिरी स्टेप होता है, जो आखिरी चरण होता है, आखिरी सोपान होता है एक्शन रिसर्च का, वो ये होता है फाइनल डिसीजन अबाउट एक्शन रिसर्च हाइपोथेसिस, कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उस हाइपोथेसिस के बारे में अंतिम निर्णय लेना। शुरू में जब हम लोग हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे तो क्या बात हुई थी कि हाइपोथेसिस परिकल्पना क्या होती है कि एक भविष्य के लिए कथन होती है, एक जांचनीय प्रस्ताव होता है, एक समस्या का संभावित समाधान होता है। तो इस छठे चरण में, छठे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि और उस मूल्यांकन के आधार पे हम इस डिसीजन पे, इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि इस समस्या का यही समाधान होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले हाइपोथेसिस को लिया, जो हम समस्या लेके चल रहे थे उस समस्या के लिए हमने 3 हाइपोथेसिस बनाई थी। उसमें पहला जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि यदि शिक्षक नियमित रूप से कक्षा में अटेंडेंस लेना प्रारंभ कर दे
तो कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बनेगी या छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित होंगी। ये हमारा पहला हाइपोथेसिस था। हम इसी हाइपोथेसिस की जांच करते हैं और अंतिम निर्णय पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले कॉलम में हम क्या कर देते हैं कि जो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम है वो लिखते हैं। स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम क्या था हमारा कि बीए प्रथम वर्ष की शिक्षा शास्त्र की छात्र छात्राओं द्वारा प्रथम कक्षा से अनुपस्थित रहना। पहले कॉलम में यहाँ पे हम समस्या को इस रूप में लिख देंगे। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, एक्शन हाइपोथेसिस को लिखेंगे। इसमें भी हम बेसिकली जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसको एज इट इज लिख देते हैं कि यदि पहले हमने क्या किया, स्पेसिफिक फॉर्म लिख दिया। दूसरे कॉलम में हमने एक्शन हाइपोथेसिस को लिखा कि यदि शिक्षक नियमित रूप से छात्र छात्राओं की उपस्थिति लेना प्रारंभ कर दें तो कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ेगी। दूसरे कॉलम में ये लिख दिया। तीसरे कॉलम में हम क्या लिखते हैं कि टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जांच। इस वाले में हम क्या करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस लिया था उसकी जांच करनी है। हमने रिसर्च डिजाइन में क्या किया था, समय दिया था 2 सप्ताह। तो डे 1 से लेके और 2 सप्ताह खत्म होने के आखिरी दिन तक हमने नियमित रूप से अटेंडेंस को चेक किया और जब 2 सप्ताह का आखिरी दिन आया तो वहां पे हमने देखा कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है और छात्र छात्राएं अब पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में कक्षा में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने हाइपोथेसिस की जांच करी अपने रिकॉर्ड से, अपने उपस्थिति पंजिका से कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ये जांच हो गया हमारे हाइपोथेसिस की। जो अगला कॉलम है उस कॉलम में हमने जो हाइपोथेसिस की जांच की, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, तो उसके एविडेंस क्या है, किस आधार पे हम छात्र छात्राओं की बढ़ रही है, वो इस आधार पे कर रहे हैं कि उसके लिए एविडेंस हमारे पास क्या है, हमारा अटेंडेंस रजिस्टर। तो उसको हम एविडेंस वाले कॉलम में, जो क्रियात्मक परीक्षण के लिए एविडेंस है, उस वाले कॉलम में हम एविडेंस के रूप में क्या करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर को लिख देंगे। इसके बाद हम परिकल्पना से संबंधित अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे, जो लास्ट कॉलम है। पहले कॉलम में क्या हो गया, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम हमने लिख दिया। दूसरे कॉलम में क्या किया, एक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस लिख दिया। तीसरे कॉलम में क्या किया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस लिखा, कैसे हमने उसकी जांच करी। चौथे कॉलम में हमने क्या किया कि उसके लिए जो एविडेंस था वो लिख दिया, अटेंडेंस रजिस्टर लिख दिया। अब जो 5वां कॉलम है, उस 5वें कॉलम में हम अंतिम डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि शिक्षक यदि नियमित रूप से अटेंडेंस ले रहा है अपनी कक्षा में, तो जो हमारा समय था 2 सप्ताह, वो खत्म होने पर छात्र छात्राओं की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो गई। तो हम जो अंतिम निर्णय लेना है परिकल्पना के बारे में, उस वाले कॉलम में फाइनली हम लिखेंगे कि यदि प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा में, अपने विषय की कक्षा में नियमित रूप से उपस्थिति ले, तो छात्राओं की कक्षा से अनुपस्थिति की समस्या नहीं रहेगी या कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ेगी। तो ये इसी तरीके से हम बाकी दोनों हाइपोथेसिस को भी जांच सकते हैं और अंतिम निर्णय पे पहुंच सकते हैं। बाय द वे, मान लीजिए कि ये जो पहला हमने हाइपोथेसिस लिया और ये हमारे जांच में, ये हमारे अंतिम निर्णय में समस्या का समाधान
नहीं प्रस्तुत कर पाया, मतलब कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले हाइपोथेसिस को फिर इसी तरीके से हम उसको जांचने का काम करेंगे और अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे। यदि उससे भी नहीं समस्या का समाधान निकला तो हम फिर तीसरे, चौथे, पांचवे जितने भी हाइपोथेसिस हैं उनको हम टेस्ट करेंगे, उनका जांच करेंगे और अंतिम निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक्शन रिसर्च के जो सोपान हैं उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो तीन बातों को रखने का प्रयास किया। पहले पार्ट में हमने जो फॉर्म ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करी। देन एक्शन रिसर्च की जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। फिर एक्शन रिसर्च के क्या क्या एक्शन रिसर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, उस क्षेत्र के बारे में बात करी। जो सॉरी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पे हमने और इस लेक्चर के आखिरी हिस्से में हमने एक्शन रिसर्च के सोपान के बारे में चर्चा किया और उसमें हमने क्या किया कि एक समस्या को लिया और उस समस्या को हर सोपान पर हमने उसका अध्ययन किया और एक फाइनल जो कंक्लूजन है उस पर पहुंचने की कोशिश करी। इसके अलावा एक्शन रिसर्च क्यों आवश्यक है, ये बार बार बात आती है कि एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कि क्यों आवश्यक है। तो ये हम लोगों को स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए इसलिए आवश्यक है। एक्शन रिसर्च के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि एक ऐसा अनुसंधान है जहाँ पे समस्या भी आपकी, समाधान भी आपका। तो मीन्स अपनी समस्या के समाधान के लिए हमें स्वयं ही आगे बढ़ के एक्शन रिसर्च के जरिए हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपना जो व्यवसाय है, अपना जो प्रोफेशन है, उसमें हम अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, अपनी कुशलता को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपने जो भी हमारे टीचिंग से रिलेटेड और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हम खुद ही कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए इसलिए उपयोगी है कि यदि उसको किसी तरह की टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसको जो है पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है या उसको और भी जो क्लासरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है या विद्यालय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी ये इतना आसान तरीका है और इसमें इतना कम खर्चे में, या ये कहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में ही हम इस प्रकार के अनुसंधान को करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें हम एक बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं, अपने टीचिंग जो मेथड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने जो क्लासरूम है उस क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और भी जो भी फील्ड है, लाइक आपका एग्जामिनेशन इवेल्युएशन है, स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनसे भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनका उन प्रॉब्लम्स का हम समाधान एक्शन रिसर्च के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। उम्मीद है कि हमारी बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी और आप लोगों ने इतनी देर तक बातें सुनी, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और फिर से मैं नीरज जी को और उनकी टीम को, मधुमेह रिसर्च एंड फाउंडेशन को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने इस तरीके का जो प्रयास शुरू किया है जिसके माध्यम से तमाम क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं,
वो अपने अनुभवों को, अपनी जो उनकी जानकारियां हैं वो शेयर करते हैं, आप लोगों तक पहुंचती हैं। तो वाकई में ये एक प्रशंसनीय प्रयास है और इसके लिए मैं फिर से इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ। नमस्कार।